नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर दीपमाला IFPH द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 372वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर माया वलीचा। मैं इनका छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर माया वलीचा ने 1983 में बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से MD गायनेक की परीक्षा उत्तीर्ण की। छात्र जीवन से ही वामपंथी राजनीति में सक्रिय रहे और वाम दृष्टिकोण से वह नवनिर्माण आंदोलन में भाग लिया। 2002 में सक्रिय रूप से सांप्रदायिक ताकतों से लड़ा, शांति और सद्भाव के लिए अभियान चलाया। एक कट्टर नारीवादी ने इस बात पर शोध किया है कि महिलाओं की पोशाक किस प्रकार दमनकारी है और 1992 में युवा लड़कियों के लिए फ्रॉक के बजाय डिवाइडर शॉर्ट आया। सूरत में बिना किसी कोई वैकल्पिक निवास दिए झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का विरोध किया। वैकल्पिक निवास पाने में सफलता मिली। 2000 तक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में पूरी तरह से शामिल होने के लिए मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी इन्होंने। लॉकडाउन की शुरुआत से ही एक और जाने माने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय असहमत विशेषज्ञों को पढ़कर कोविड के बारे में सच्चाई फैलाना शुरू किया गया और साथ ही स्वास्थ्य पेशेवरों और बड़े पैमाने पर जनता के नियंत्रण में दवा उद्योग सहित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए राष्ट्रीयकरण समाजीकरण के लिए अभियान शुरू किया। इन दो विषयों पर पत्रक बांटना, वीडियो बनाना, लेख प्रकाशित करना, टीवी पर बहस करना, व्याख्यान देना पिछले 4 वर्षों में एकमात्र गतिविधि है इनकी। 2021 में पहली छमाही में कोविड वैक्सीन को बड़े पैमाने पर लागू करने की आवश्यकता की उपस्थिति पर पहले विश्लेषण का अंतिम मसौदा इंडियन डॉक्टर्स फॉर ट्रूथ द्वारा PM को लिखे पत्र में समाप्त हुआ। इसके बाद 3 अन्य बच्चों के कोविड टीकाकरण के खिलाफ APFI निगरानी के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक और WHO संधि पर हस्ताक्षर के खिलाफ यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में HPV वैक्सीन शुरू करने के खिलाफ MOHFW और डॉक्टर मनसुख मंडाविया को एक पत्र भेजा गया था। अभी WHO के हिस्से के रूप में विज्ञान बहस और सही स्वास्थ्य नीतियों को बनाए रखने के लिए एक प्रहरी के रूप में उपरोक्त सभी कार्य जारी है। आज का इनका विषय है WHO संधि और इससे निपटने के लिए हमारी तैयारी। तो डॉक्टर माया वलीचा, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो IFPH को ये हमेशा हर दिन लगातार जिस तरह से आप ये मीटिंग कर रहे हैं उसके लिए अभिनंदन। मुझे पता है इसके लिए आप बहुत सारी तैयारी, महीने से भी ज्यादा से एक मीटिंग की तैयारी आपकी शुरू हो जाती है, तो ये कोई आसान काम नहीं है और आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। WHO को जानने समझने की जरूरत हमें इसलिए है कि अभी ये जो WHO ट्रीटी, अब उन्होंने बहुत विरोध हो रहा है कई देशों में, इसलिए ट्रीटी का नाम बदलकर एक्कॉर्ड, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी कहते रहेंगे, बात एक ही है, क्योंकि नाम बदलने के बाद भी आप किस तरह उसमें फंसते जा रहोगे उसके पूरे प्रावधान तो चालू ही रखे हैं। तो इस ट्रीटी के बारे में कहने से पहले 2 बात हमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि WHO का इतिहास क्या रहा है, और दूसरा पब्लिक हेल्थ का भी उसके कारण, दोनों एक ही कारण से पब्लिक हेल्थ क्या है उसकी समझ में भी कितना फर्क आ रहा है। WHO पहले जब हर देश उसका कंट्रीब्यूशन अपनी GDP के हिसाब से करता था, तब से
उसके बदले जब 2000 की करीब करीब आज से 20-25 साल से उसका पूरा फाइनेंसिंग फंडिंग अब देश की सरकारों के बदले कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज या उनके फ्रंट या उन्हीं उन्हीं में सब निवेश करने वाले एनजीओस जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन, उस तरह के लोग अब डब्ल्यूएचओ की फंडिंग कर रहे हैं। तो सीधा हिसाब है, जहां से फंडिंग होती है उसी के फायदे के लिए ये डब्ल्यूएचओ अब काम कर रहा है। और ये मैं कोई सिर्फ फंडिंग कर रहा है इसी के लिए ऐसा है ऐसी कोई सीधी समझ से तो नहीं कह रही हूँ। जब दो 2009-10 में स्वाइन फ्लू का पेंडेमिक चलाने की बात, मतलब मैं क्यों चलाने की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसी तरह जैसा कोविड में हुआ था स्वाइन फ्लू का भी हम सबको याद होगा, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सब भय फैलाया गया, हवा फैलाया गया कि बहुत बड़ा एक सब लोग फिर से मास्क पहनकर आपको एयरपोर्ट पर घूमते दिखते थे। उसका वैक्सीन भी आ गया था। अब बात ये हुई थी कि आज से ये जो 15 साल पहले डब्ल्यूएचओ और उसके पीछे जो काम करते ये जो सब एक्टर्स है उनकी तैयारी थोड़ी कम रही होगी, क्योंकि उस समय कुछ ऑनेस्ट डॉक्टर्स यूरोपियन पार्लियामेंट तक भी पहुंचे हुए थे। हमारा जो प्रेस है वो भी काफी उस समय इंडिपेंडेंट था, और वह उस तरह से इतना नहीं ये सब जो कुछ भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या ये जो सत्ता में बैठे लोगों का नहीं, मगर ऑल्टरनेटिव व्यूज भी रखते थे। और दूसरी उनसे बड़ी गलती ये हुई कि इस समय भी, वैसे तो उस समय भी अफरा तफरी में लाए गए वैक्सीन से यूरोप में कई सारे युवाओं को नार्कोलेप्सी शुरू हो गई। 1500 बच्चों को नार्कोलेप्सी हो गई। नार्कोलेप्सी मतलब आप जागते जागते कभी भी नींद में पड़ जाते हो और आपकी जान को खतरा तक हो जा सकता है ना, आप चलते चलते नींद में रोड पर और उसमें बड़े बड़े एथलेट्स, तो उसके कारण स्वाइन फ्लू का जो पूरा उनका ड्रामा था वो जल्दी से समेट लेना पड़ा, उनको बंद करना पड़ा। मगर उस समय भी सब सरकारों ने कंपनी दवाई मतलब वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को पैसा तो दे ही दिया था, तो उन्होंने तो कमा ही लिया था। दूसरी तरफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक पूरी इंक्वायरी चलाई थी, उसका रिपोर्ट फिर न्यूज़पेपर में हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका आज तक वो मौजूद है उसके लिंक की, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल तक ये बात आ गई कि किस तरह डब्ल्यूएचओ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और दुनिया भर की सरकारें मिलकर इस तरह का पैंडेमिक, जिसको जो कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है उसको पैंडेमिक दिखाकर दवाइयां वैक्सीन वो सब बेचने का नाटक कर सकते हैं, और उसमें से वो लोग मुनाफा पैसा बना सकते हैं। ये बात साबित हो चुकी है। तो हमें डब्ल्यूएचओ कोई बहुत बड़ी हमारे पूरी दुनिया के स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा काम कर रहा संस्था है उस वहम वैसे सबसे पहले, इसलिए हम अब आज भी वो जो कुछ भी पूरा हमारा कोविड का एक्सपीरियंस, कोविड में क्या था, पूरे देश में 99.5% लोगों को कोई एक सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ था। फिर भी माहौल तो इस तरह बनाया गया कि जिस तरह डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट के हिसाब से उसकी इन्फेक्शन फैटालिटी रेट मतलब मृत्यु दर, जिनको इन्फेक्शन हो जाता है फिर उसमें कितना मृत्यु दर है, तो 0.05% बिलो 70 साल की उम्र से कम लोगों को इतना कम मृत्यु दर था। और जैसे जैसे आप यंगर एज पर जाते आते जाओ तो मिलियन में एक आध भी, इस देश का एक बच्चा भी नहीं। तो डब्ल्यूएचओ की सबसे पहली बात हमें समझ लेने की सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। दूसरी बात पब्लिक हेल्थ भी, जिस तरह हम पढ़ते थे उस जमाने में पब्लिक हेल्थ मतलब आप पब्लिक को पॉजिटिव क्लाइमेट दो, अच्छा पानी, अच्छी खुराक, अच्छे घर सब मिल जाए, उस हिसाब से उसी से स्वास्थ्य बनता है, वो समझ थी उस समय। अभी क्या हो गया है, पब्लिक हेल्थ को, क्योंकि सेम रीजन ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने सरकारों को उसके रिसर्च, हमारे जो पूरी सब रिसर्च होती है उसको
फिर मीडिया को, सबको इस तरह से कब्जे में ले लिया है कि पब्लिक हेल्थ का मतलब किसी वायरस के पीछे भागो, कहीं से भी ढूंढ निकालो, उसको प्रूव करो कि ये बहुत खतरनाक है, फिर है कि नहीं है, मगर मीडिया के माध्यम से वो ऐसा भय फैलाओ और फिर उसका वैक्सीन बेचो। अब ये सिर्फ वैक्सीन बेचकर मुनाफा कमाने की भी तो तकलीफ है ही। पूरे पैंडेमिक के ये 3 साल में जो बिलियनर्स थे उनकी इनकम 35, मतलब जो थी उससे 3 गुना बढ़ गई, और गरीब लोग तो ये तो है ही इनका प्लान, उसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये इनका इतिहास है। फिर इस WHO ट्रीटी 27 मई को जो होने वाली है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग, 2-3 साल से ये चला इसलिए रहे हैं कि भाई कोविड के समय सब देश मिलकर समन्वित तरीके से अच्छी तरह से हम कोविड को फाइट, अरे भाई कोविड को फाइट करने जैसी चीज ही नहीं थी पहले, तो जिस तरह हमने बताया कि उसका मृत्यु दर और क्या था, मगर उसको लड़ने के लिए हमें और सक्षम कानून या ऐसी एक ट्रीटी या एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें सब लोग कमिट करें कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तभी हम आने वाले पेंडेमिक को कर सकेंगे। अभी उसमें जो तो 27 को वो करेंगे, फिर 1 महीना तक उसमें सबको साइन करनी है, अपने देश में रेटिफिकेशन करना है, 1 महीना तक वो जिनीवा में हो सकेगा, उसके बाद भी 1 साल तक यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस नहीं हो। तो ये पूरा 1 साल, जून महीने के बाद भी 1 साल और 1 महीने का समय तो है, तब तक उसके पहले रेटिफिकेशन सबको करना है। मगर 40 देश अगर इसके एक्सेप्टेंस पर साइन करके वो डिपॉजिट यूनाइटेड नेशंस में दे देते हैं तो ये अमल में आ जाएगी, मगर उन्हीं देशों में जिन्होंने साइन किया है। जो मगर पूरा ये साल भर तक लोगों को, तो अभी ये जो ट्रीटी या अकॉर्ड कुछ करने जा रहे हैं उसमें क्या है, उसमें हमको जो हमारे लिए क्या खतरनाक है, हमारे, जब मैं कहती हूँ तब मैं सिर्फ ये क्यों मैं खास कह रही हूँ कि ये सिर्फ आयुष या होम्योपैथी डॉक्टर या आयुर्वेद डॉक्टर उस तरह से देखने की चीज नहीं है। मैं आगे आऊंगी कि क्यों केरला बिल को इसी तरह से देखकर लोग लड़, ये हमारे पूरे समाज को हमने देखा कि चलो बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वो ये सोचे कि 2 साल तक हमने तो एलोपैथी डॉक्टर्स, हमने तो पैसा कमा लिया, मगर उनके भी बच्चे को तो 2 साल पढ़ने को नहीं मिला, जो डेवलपमेंट उनका स्कूल में खुली हवा में होना चाहिए उसके, तो कहीं ना कहीं आपको ये आगे जाकर किस तरह ये पूरे देशों को गुलाम करने की बात है, इसके ऊपर भी हम आएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि उसके पहले उसमें लिखा है कि स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। अब नॉन स्टेट एक्टर्स में हमको पता है, मैं और तुम सामान्य लोग तो जाने वाले नहीं है, उसमें जाएंगे कौन, बड़े बड़े उद्योगपति या उनके फ्रंट जैसे एनजीओस। तो वो जाके, क्योंकि मैंने ऐसी एक मीटिंग अभी रिसेंटली, सिविल सोसाइटी के नाम से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं वो इसलिए आते हैं कि वो उनको फ्रंट करके खड़ा किया जाता है, और फिर वो लोग वही बोलते हैं जो उनको ये ट्रीटी में डालना है, वो कोई सच्ची में लोग क्या चाहते हैं वो बोलते ही नहीं है। तो ये कि सबसे पहले हम जान ले कि मीटिंग अटेंड करने से लेकर उस मीटिंग्स और ये सब जो ये ट्रीटी के अंदर काम चलेगा उसका फंडिंग फाइनेंसिंग तक नॉन स्टेट एक्टर्स उसमें काम करेंगे। ये बहुत क्लियर कट शब्द में लिखा है, किस तरह प्राइवेट इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाएगा वो भी उसमें है, और किस तरह हमने कोविड के दरमियान देखा कि किस तरह जैसे फ्लेविपिर जैसी और इटिमाजोब, वो दवाइयां जिसकी ट्रायल भी नहीं हुई थी, मतलब वैक्सीन तो बाद में, मगर उसके पहले दवाइयां भी, एक की ट्रायल नहीं हुई थी, एक की ट्रायल में रिजल्ट भी कुछ ठीक नहीं था, फिर भी सबको अप्रूव। तो एक क्लॉज इसमें ये है कि आप किस तरह दवाई की कंपनियों को जल्दी जल्दी, लिखा है कि रेगुलेटरी
बॉडीज को स्ट्रेंथन करना है, उसको और स्ट्रांग बनाना है, मगर सच्ची में उनको और वीक बनाना है। क्योंकि किस तरह आप जल्दी जल्दी सब चीजों की परमिशन दे देंगे, किस तरह इस तरह के प्रोडक्शन में फिर तो हमारा चलेगा ना, हम कई सारी चीजों में टैक्स बेनिफिट देते हैं, ये सब करते हैं। तो पूरा जो अकॉर्ड है वो आगे चल के देखेंगे किस तरह ये जो कंपनियां है, दवाई बनाने वाली, वैक्सीन बनाने वाली, टेस्ट किट बनाने वाली, उनको किस तरह मुनाफा, मतलब हमारा जनता का पैसा उनको पास ऑन किस तरह करते रहना है। जो उन्होंने देखा कि ये किया जा सकता है, कोविड में वही हुआ। कोई उतना बड़ा बीमारी है या नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या की है कि पेंडेमिक की डेफिनेशन ही निकाल दी है। आप फ्यूचर के पेंडेमिक को रोकने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, उसमें से पेंडेमिक की डेफिनेशन निकाल दी है। क्योंकि उसके बारे में सब लोग बहुत सवाल उठाते थे, उन्हें सोचा डेफिनेशन ही निकाल दो, तो कोई उसकी चर्चा ही नहीं करे। तो एक ये दूसरा इंफोडेमिक शब्द, पहले तो बहुत था कि कोई दूसरा कुछ भी इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं वो गलत इंफॉर्मेशन अगर आती है तो उसको किस तरह रोकना है। अगले ड्राफ्ट में, अभी ये 13 मार्च को आखिरी ड्राफ्ट आया है और वो ज्यादा करके पास हो जाएगा। तो उसमें ऐसे ऐसे शब्द थोड़े निकाल दिए हैं कि लोग ज्यादा विरोध ना कर सके। मगर ये तो लिखा ही है कि आप किस तरह से लोगों में ये पेंडेमिक का जो ऑफिशियल नैरेटिव है, ऑफिशियली जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो किस तरह से, और मीडिया तो तैयार ही बैठा है, मिलते होंगे पैसे, कॉरपोरेट मीडिया है, तो वो किस तरह आप ये जो नैरेटिव है, किस तरह लोगों में से आप वैक्सीन हेजिटेंसी हटा दोगे, लोग सीधा लाइन में आके खड़े लेके खुद, वही हुआ ना हमारे देश में, बोला कि कंपलसरी नहीं है, मगर जो कंपलसरी नहीं है उसको भी पहले तो डर से लोग लाइन में आके खड़े रह जाए, फिर आप बोलो आप अपनी लारी नहीं चला सकते, आप टैक्सी नहीं चला सकते, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप सोचते हैं चलो एक इंजेक्शन ले ही लेते हैं। तो सीधे या दूसरे तरीकों से किस तरह उनकी दवाइयां, उनका टेस्टिंग किट बिकती जाए, उसी के पूरे प्रावधान। यहां तक ये विरोध हुआ कि इस जो फाइनल ड्राफ्ट है उसमें वहां तक लिखा है कि डब्ल्यूएचओ की कही हुई कोई बात डायरेक्ट ऑर्डर या उस तरह से नहीं ली जाएगी। अच्छी बात है, आपको डायरेक्ट ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको, उन्होंने सरकारों को, उन्होंने मीडिया को, उन्होंने रिसर्च, बड़े बड़े एक्सपर्ट आकर टीवी पर बोलेंगे, वो जो सब है वो सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, और प्रूव होता जाता है कि या तो जो रेगुलेटरी उसमें होते हैं उनको बाद में बड़ी बड़ी कंपनियों में, जब जैसे ही रिटायरमेंट होती है तो बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छी पद पे मिल जाता है जब तक जिंदा रहे। तो ये सब इनका पैसे के जोर से पूरी दुनिया के लोगों की जिंदगी से खेलने का, उनका प्रॉफिट तो है ही, प्रॉफिट के साथ साथ पावर बढ़ता है, फिर दूसरे किस तरीके से लोगों का कंट्रोल करेंगे। मगर ये प्रावधान इसके अंदर है। ठीक है, तो अभी ये जो पेंडेमिक के बदले अभी जोर किस पर दिया जाएगा कि दो पेंडेमिक आए ही नहीं, या तो इमरजेंसी, मतलब इनका कहना है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो छोटी छोटी बात में हमने देखा ना, मंकी पॉक्स में कुछ हुआ नहीं हुआ, एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देने की। दो पेंडेमिक में के बीच में आज ही एक मीटिंग हुई कि छोटी छोटी बातें इन्होंने ढूंढ निकाली है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए यहाँ से पानी टेस्ट करो, यहाँ से सरफेस टेस्ट करो, ये करो। कितनी सारी मीटिंग होगी ऑफिशियल्स को, अच्छा है मीटिंग में जाओ आओ, विदेश जाओ, देश में भी घूमो और उसके टीएडीए मिलते रहे, तो ये लोग तो खुश हैं। ऐसी ऐसी ये साइंटिस्ट है, उनको भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से मैंने ये ढूंढ निकाला, मैंने ये, उनकी ग्रांट आती रहती है, उनका काम होता है, एक एक उसमें से फिर आगे प्रमोशन बढ़ता है, तो इन ये भी खुश है।
होगा क्या कि कहीं से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल गया, फिर उसके सामने टेस्ट किट, फिर उसके सामने वैक्सीन। और ये हमने देखा है। निपा निपा वायरस में क्या हुआ था, हम सबको पता है कि आखिर में जब ये उसका रिपोर्ट आया तो सिर्फ अभी जो रिसेंटली केरला में हुआ, सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हकीकत में निपा वायरस से हुई थी, और उसके 3 फैमिली मेंबर्स के ही टेस्ट पॉजिटिव थे। बाकी उन्होंने जितना भी ट्रेसिंग और वो सब करके, और बेचारे बैट्स को रेक्टल और इस तरह के स्वाब ले लेकर जो भी खाया, सबका टेस्ट नेगेटिव आया था। अब उनके ईद बनाए टेस्ट में भी नेगेटिव आया था, मगर उसके लिए पहले से ही क्योंकि एक प्रोटोकॉल बना दिया है, निपा को वो लोग बना देना चाहते हैं एक पेंडेमिक, अभी नया पोटेंशियल कि हो सकता है ये पैथोजन से ऐसा हो सकता है। उतना ही कहने से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, आपको इतने लोगों की टेस्टिंग कर लेनी है, आपको इतने लोगों को कॉन्टेक्ट्स को वैक्सीन देने तक की बात, वो भी एक आईसीएमआर डब्ल्यूएचओ की मीटिंग मैंने अटेंड की थी, उसी के में पता चला कि वो लोग वैक्सीन भी तैयार करके, अब वैक्सीन तैयार करें एक बार, फिर तो उनको देना ही है किसी को भी। तो ये इनका, और इससे क्या होता है देखिए कि बांग्लादेश को भी उन्होंने ये निपा का बनाया है टारगेट कंट्री। अब टारगेट कंट्री एक बार कहीं से मिल गया, कल को उठ के वो भारत को भी, केरला में बन ही गया है निपा को फाइट करने का एक सेंटर। तो कल को उठ के 23 साल में बांग्लादेश में सिर्फ 339 केस हुए, 23 साल की बात कर रहे हैं। और उसमें से उसके लिए उन लोगों ने 414 हॉस्पिटल को एक्टिव, पैसिव, एनहांस सब तरह का सर्वेलेंस के लिए तैयार करके रखा है। बार बार टेस्टिंग होती रहती है, आसपास के बेड्स को वो टेस्ट करते रहते हैं। तो ये सब किसके फायदे के लिए, और उसमें कहीं कुछ मिल गया तो वैक्सीन उन्होंने बस एक वेट करके बैठे हैं। इस बार भी वो कितना प्रूव करना चाहते थे कि इंसान से इंसान पर ये ट्रांसमिट होता है। अरे होता है, मगर जिस वायरस से 40 या 50% मृत्यु हो जाती है अगर केस होते हैं, तो वो पेंडेमिक हो ही नहीं सकता। फिर भी उसको वो पेंडेमिक पोटेंशियल लेबल कर देना चाहते हैं कि बस इंसान से इंसान पर ट्रांसमिट होता है, इसका मतलब ये पेंडेमिक पोटेंशियल हो गया। तो ये जो हर तरह से, जिस तरह 2 सदियों के पहले नवाबों से या राजाओं से संधि कर करके हो रहा था, उसी तरह अभी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अपना अपना बिजनेस पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, और ये जो अभी पेंडेमिक ट्रीटी आज ही पढ़ा, पेंडेमिक ट्रीटी जो चल रही है ना, उसको क्योंकि लगा कि साला थोड़ा डाउट में, क्योंकि लोग बहुत, आपने सुना होगा देखा होगा जापान में 13 अप्रैल को बहुत बड़े, मतलब जापान में दशकों से कभी रैली नहीं निकलती थी, वहां अगर कोई बोलता है 20,000, मगर 20,000 लोग जापान में इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात होती है। कोई बोलते हैं कि नहीं नहीं लाख तक लोग इकट्ठे हुए थे, मगर 20,000 भी अगर हुए हैं तो इस तरह अब लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, और इस तरह सड़क पर जाकर विरोध करने से ही ये रुक सकता है। अब ये मैंने जैसे पहले बताया, आगे आएंगे कि ये सिर्फ कोई आयुष डॉक्टर का या कुछ लोगों का, ये पूरे जनता का, कल को उठ के डब्ल्यूएचओ आयुर्वेद में और ये पूरे आयुष में भी अपना हाथ डाल रही है। मेरा मेरी आज की ये सोच है कि आयुष के डॉक्टर्स 2 ही काम कर सकते हैं, या तो वो डब्ल्यूएचओ से मिल जाए, क्योंकि वो पूरा कमर्शियलाइजेशन कर देंगे, फिर ये पूरे, जिस तरह एलोपैथी का कमर्शियलाइजेशन हुआ है, हर तीसरे दिन आता रहता है कि आयुष इंडस्ट्री अभी इतने डॉलर से इतने डॉलर बढ़ गई, इतना। तो आप भी कि भाई हाँ आयुष इंडस्ट्री आएगी, ये करो वो करो पेंडेमिक में, जिस तरह इस पेंडेमिक के नाम से एलोपैथी डॉक्टर ने बहुत कमाया। मैंने बोला ना कि उनकी पर्सनल लाइफ वो सब खराब हुई होगी, पैसा कमा लिया। तो दूसरे आयुष डॉक्टर्स या तो ये कर सकते हैं कि मिल जाओ भाई,
अब WHO आ ही रहा है तो उससे मिलके हम भी और कमाएं, या तो मगर एलोपैथी वाले डॉक्टर ये करने दें आयुष वालों को भी, ये इसके चांस थोड़े कम दिखते हैं। ये तो मैं आगे की बात कर रही हूँ, मगर अभी आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। एक तो एक वर्ड नहीं जाता है जो कुछ भी होते होते WHO में, पहले ह्यूमन राइट्स और वो सब का कुछ नहीं था, तो लोगों ने ह्यूमन राइट्स डिग्निटी वो सब करके कुछ भी करना है तो करना था, तो ये सब वर्ड्स इसमें तो ला दिए हैं। मगर जो एक बहुत बहुत पक्की तरह से वो बार बार बताते हैं कि WHO ट्रीटी और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो पहली बार 2005 में आया था, वो भी बिल्कुल फ्लिम्सी रीजंस, पूरी दुनिया में 8,000 केस हुए थे और उन्होंने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन करके वो लीगली बाइंडिंग है, वो आज भी लिखा है WHO। और उसमें सुधार करने के लिए हमारे देश, हमारा इंडिया बहुत महान है, उन्होंने सजेशन दिया है कि ये सब ह्यूमन राइट्स डिग्निटी जैसे शब्द हटा दिए जा रहे हैं और सिर्फ इक्विटी, इक्विटी से इनका मतलब कोई समानता, सबको अच्छा खाना मिले या सबको अच्छा घर मिले उसके लिए नहीं है। इक्विटी इनके लिए सब कुछ, कुछ भी है तो सब जगह, जैसे जितने टेस्ट अमेरिका में हो रहे हैं इतने यहाँ होने चाहिए, जितने भी वैक्सीन वहां, इस बार क्या हुआ कि कोविड का वैक्सीन अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचा ही नहीं, तो अच्छा हुआ बच गए, और वहां टेस्टिंग भी शायद उतनी तो नहीं हुई। तो नाइजीरिया जैसे देश में जहां सिर्फ 3% और उतने लोगों को वैक्सीन दिया, वहां न केसेस बढ़े हैं न मोर्टालिटी बढ़ी है, जबकि जो भी देश में 80% 90% वैक्सीन दिया गया है, वहां वैक्सीन देने के बाद तुरंत ही कोविड के केस, दूसरी मोर्टालिटी, और आज की तारीख में भी जो ज्यादा मृत्यु जितनी होनी चाहिए हर साल, उससे अब ज्यादा मृत्यु होनी शुरू हो गई है सब देशों में। तो ये लोगों को लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पूरा एक कॉन्टिनेंट बच कैसे जाए। तो सब देशों में तो वहां के एनजीओ को तैयार करके मीटिंग में लाते हैं, वो बोलते हैं हमारे देश को भी ये मिलना चाहिए, वो मिल, उसके बदले आपको आपके यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स है, या मतलब वो लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, वो गरीब दोषी से पैसे वाले देशों में सब इंफॉर्मेशन जाएगी, और वहां से ये सब टेस्ट किट, वैक्सीन, दवाइयां वो सब आएगी, या तो उसकी टेक्नोलॉजी है, कुछ भी मुफ्त में तो होता नहीं है। ये सब एड, एड बड़ा अजीब वर्ड है, वैसे तो एड मतलब आज तक मैंने हमने समझा था हेल्प, मतलब ऐसा नहीं होता है, एड का मतलब लोन होता है एक्चुअली। तो एड करके आपको और ही डेप्ट में, आपको कर्जे में डुबाया जा रहा है। अब हमारा देश बीच में है, ना बिल्कुल गरीब में है ना बिल्कुल पैसे वालों में है। तो होता क्या है, आपने हमने देखा कोविड के समय वैक्सीन मैत्री, अब वैक्सीन मैत्री करके कई देशों को हमने कुछ डोज पहुंचाए वैक्सीन के। अब देखो ये पैसा जो भी सरकार खर्च, वैक्सीन बहुत शुरू में जब वैक्सीन बनाने का था तब भी हमारे तो, हम तो विश्व गुरु है तो हमने डिक्लेयर कर दिया हम $1,000, इतना हम करते हैं कि भाई हम इसके पीछे हम देंगे, 1,000 आया था 5 इतने डॉलर्स, ठीक है। अब ये कंपनियों को मिलेगा पैसा, पहले तो वैक्सीन डेवलप करने के लिए भी मिलेगा, बाद में जब वैक्सीन बेचेंगे, हमारा देश समझ लो बांग्लादेश को या कहीं पर भी मुफ्त में देगा नेपाल में, मगर कंपनी थोड़े ही मुफ्त में दे रही है। तो ये सब हाइप कर करके गरीब, पैसे वाले देश गरीब देशों को मदद करेंगे, अब मदद में समझ लो सच्ची में मुफ्त में दे रहे हैं, तो भी हमारा देश अगर कहीं किसी देश में मुफ्त में दे रहा है, तो वो SII या जो भी कंपनी बना रही है भारत बायोटेक, वो तो सरकार उनसे तो खरीदने वाली है। मतलब हमारे गुजराती में एक कहावत है, वर मरो या कन्या मरो, तो ग्रूम या ब्राइड कोई भी मरो, मगर जो पूजा कराने आया है वो ब्राह्मण का तो पैसा मिलना ही चाहिए। तो उस तरह से हाँ वो मर भी जाए मगर मैं अब आया तो शादी हो नहीं हो मेरा पैसा मिलना चाहिए, उस तरह से ये दवाई की कंपनियों को
कुछ भी समझ लो, वो वैक्सीन यूज भी नहीं होता है, बाद में एक पता चलता है कि कोई काम का नहीं है। जैसे ये दवाइयां रेमडेसिविर ये वो जितनी भी आई, बाद में पता चला उसका कोई फायदा नहीं है। मगर वो सब कंपनियों को तो पैसा मिल गया, ठीक है, आपको बाद में। हाँ, इससे भी आगे एक प्रावधान ये डब्ल्यूएचओ ट्रीटी में ला रहे हैं कि जिस तरह 1985 से अमेरिका और ये कोविड की शुरुआत में हुआ था, ब्रिटेन में आया था कि कुछ भी होता है, मतलब इम्प्यूनिटी है कंपनियों को कुछ भी, क्योंकि इतनी हड़बड़ी में आपको बचाने के लिए इन्होंने दवाइयां वैक्सीन सब बनाया। तो अगर आपको इससे कुछ हो भी जाता है तो उसका कंपनियों को कोई हर्जाना नहीं भरना पड़ेगा, वो सब उसका कॉम्पेंसेशन, ऐसे कानून है कि उसका कॉम्पेंसेशन सरकार देगी। अब सरकार मतलब क्या, मेरा और तुम्हारा पैसा। तो कंपनियां, प्रॉफिट कंपनियां कमाएंगी, सब फायदा कंपनियां करेंगी। मगर उसका हर्जाना भरने की जब बात आएगी तब वो हम भरेंगे, मतलब सरकार नहीं, वो हम ही भरेंगे। तो ये प्रावधान भी और लिखा है कि ऐसे कानून अब सब देशों में, यूएस और यूके में है, जो मौजूदा कानून है जिस देशों में, ऐसा कानून अब इस मतलब हर देश को जो भी ये ट्रीटी साइन करता है उनको बना लेना चाहिए। तो ये मैं मोटे मोटे तौर से बता रही हूँ कि सब जगह सेंट्रल रोल ऑफ डब्ल्यूएचओ, और वैसे उन्होंने बोल दिया कि हमारा ऑर्डर मत मानना, मगर सेंट्रल रोल ऑफ डब्ल्यूएचओ का पूरा महत्व रहेगा सब डिसीजन में, वो तो बोलते ही रहते हैं, ठीक है। तो काफी कुछ मैंने बताया उसमें, फिर जूनोटिक डिसीज ये, और दूसरी बात कंपनियों को जहां कुछ भी देने की बात आती है कि आपको टेक्नोलॉजी, वहां बड़ी आराम से बोलते हैं कि अगर आप हो सके तो अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देना, ये वो, वहां कोई कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट सिर्फ सरकारों की तरफ से, और सरकारों की तरफ से मतलब हमारी तरफ से। ये कभी, ये सरकार, वहां जाते कौन है डब्ल्यूएचओ में, कोई हमारे चुने हुए प्रतिनिधि तो जा नहीं रहे, चार ऑफिसर्स जाते हैं, चार चुने हुए भी जाए तो भी क्या है, पूरा कंट्रोल ही जब ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर रही है। अच्छा, आपको थोड़े थोड़े समय में रिपोर्टिंग करना है, डब्ल्यूएचओ को आपको रिपोर्टिंग करते रहना है कि भाई हमने देखो ये स्थिति के, हमने इतने सर्वेलेंस सेंटर खोल दिए, हमने इतने टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं इतनी इतनी जगह पर। तो ये जो हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं, जो कुछ भी पब्लिक सेवाएं हैं, वो लोगों के, हमारे पैसे सब पब्लिक स्वास्थ्य के लिए, जो वो लोगों की स्वास्थ्य के, रियल स्वास्थ्य के बदले ऐसी चीजों में डाइवर्ट होगा, उसमें मदद भी आएगी, मतलब आपका कर्जा बढ़ेगा। ये गरीब देशों के लिए, हम तो कहीं से कर्जा लेते हैं कहीं देते हैं, तो हम बीच वाले हैं, मगर लेते हैं तो भी या देते हैं तो भी जनता का पैसा ये सब यूज हो रहा है। इसके साथ साथ मैं, मेरे हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बताए कि ये मतलब आपको फिर से एक दूसरी गुलामी की तरफ ले जाने वाली बात हो रही है। उसी तरह से अंग्रेज लोगों ने जिस तरह संधियां की थी, इस तरह ये एक संधि होने जा रही है। अब कई बार लगता है कि अब में हो जाएगी, कोई बात नहीं, किसान कानून भी लाए थे, लाने के बाद भी वापस लेने पड़े, अगर हम सच्ची में लड़े तो बिल्कुल हिम्मत हारने की बात नहीं है, अगर हम लड़े तो इसको वापस भी लेना पड़े, ऐसी परिस्थिति पैदा कर सकते हैं। आज पहले साइन नहीं करो, साइन भी करो तो भी उसका अमल हम नहीं करने देंगे इस देश में, सब कुछ कर सकते हैं, मगर इसके लिए हमें एकजुट। और दूसरी जो मैं मेरी तरफ से, एक तो ये ग्राउंड स्वेल पे कि हम इसमें केरला का, हमारे देश में क्या है कि अभी डब्ल्यूएचओ ट्रीटी तो आए कि नहीं आए, विदाउट ट्रीटी के बिना भी हमने देखा कि पैंडेमिक के, कोविड में किस तरह से, पैंडेमिक तो नहीं बोलूंगी, कोविड के समय बस इतना ही बोले हम, ये कोई पैंडेमिक तो था नहीं। तो कोविड के समय में किस तरह लोगों पर जुल्म तो किए, कोई ट्रीटी नहीं थी, फिर भी हमारे देश के कुछ कानून
मौजूदा कानून भी वो सब करें, और कानून का राज तो है कहाँ हो। सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं कि कोई मतलब ये कंपलसरी नहीं है, मगर वहां जाके आपको बोले कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप ये नहीं, तो ये कंपलसरी ही हो गया। तो ये सब मतलब ट्रीटी या नहीं ट्रीटी, मगर हम क्या है कि WHO ट्रीटी तो आए तब आए, हम एक कदम आगे रहना चाहते हैं। तो केरला में तो हेल्थ बिल था, वो अब एक्ट पास होके एक्ट हो गया। वो इतना मतलब जबरदस्त कानून है कि एक बार वो लोग सिर्फ पोटेंशियल लगे और हेल्थ ऑफिसर जो बोले वो पूरा पूरा डिक्टेटर बन जा सकता है। वहां तक है कि आप इसके लिए अगर हेल्थ ऑफिसर इस कानून के जरिए कोई जो कुछ भी एक्शन लेता है उसके अगेंस्ट आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि अब तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। ये एक प्रकार की हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। आपको घर में से निकाल भी सकते हैं कि अभी अभी ये एरिया है, वो हमको ये पेंडेमिक मैनेज कर, आप कहाँ जाओ वो आप सोचो। आपके घर में, ये हमने चाइना की तस्वीरें देखी थी, किस तरह अपार्टमेंट के अपार्टमेंट खाली करवा दिए गए। वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके स्वास्थ्य का कोई चिंता नहीं है, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा वो नहीं, बस अब भी हेल्थ ऑफिसर ने बोला ये बिल्डिंग खाली हो जाना चाहिए, ये बिल्डिंग लॉक हो जाना चाहिए। तो यहाँ तक का कानून हमारे देश के एक राज्य में बन गया है, और बाकी सब लोग उस चुपचाप बैठे हैं। कैसे हम फाइट करेंगे, आप ये सोचो। उस राज्य में भी अब कहाँ आ जाती है आयुष डॉक्टर्स ने कि भाई ये जो आप कमेटी बनाने की बात कर रहे हो उसमें तो सब एलोपैथी डॉक्टर्स है, हमारे आयुष वालों का तो कोई है नहीं। अब ये लड़ने की चीज है, मैं ये बोलती हूँ बराबर है आप आयुष का मांगो, मगर उसके साथ साथ फिर आप मानते ही क्यों को कि अरे भाई हम तो पैंडेमिक, हम हमारा दवाई करने का तरीका ही अलग है, ये सब आपने जो खड़ा किया है वही गलत है। क्यों ये पैंडेमिक, क्योंकि सेंट्रल कोई भी देश में, हमारे एक देश में भी हर एक राज्य का खाने से लेके क्लाइमेट से लेके तौर तरीके रीत रिवाज इतने अलग होते हैं कि एक तरीके से हम दवाई कर ही नहीं सकते। और जो लोकल लोग होते हैं, मैं गांव में जाती थी, लोग लोग कहते थे अरे ऐसा वावरिया आता तो हमारे सालों से हर साल आता था, इसमें क्या नया क्या है। तो लोगों की राय लेना, ये सब कहीं भी ना केरला कानून में है, न WHO ट्रीटी में है। फीडबैक के माध्यम से सिर्फ यही है कि आप समझाओ, अपनी नीतियों को समझाओ समझाओ समझाओ, लोगों के दिमाग में घुसा दो कि ये जो कह रहे हैं वही सच है। तो ये अब सिर्फ मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि सिर्फ हम आयुष डॉक्टर्स की क्या होगा या इसका क्या, उस तरीके से सोचने का समय नहीं रहा है। हमें पूरा, और इसकी जड़ मैंने जो अभी तक बताया उसको जड़ क्या है, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है और उसके साथ कोविड के टाइम में आईटी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल के साथ साथ आईटी कंपनीज ने भी इतना कमाया है, क्योंकि सब कुछ अब ऑनलाइन कर देना है, सब कुछ अब बच्चों को तो मोबाइल बिकेंगे, फिर उतने आईटी का मतलब नेटवर्क कंपनियों का, तो ये आईटी कंपनियां कमाई है। प्लास्टिक हर चीज में, टेस्ट किट से लेके वो जो PPE किट थी, क्या जरूरत थी, पागलपन क्या किया है सब चीजों में। प्लास्टिक बिका, प्लास्टिक इंडस्ट्री को, सब इंडस्ट्रीज ने हम कहाँ कमा सकते हैं वो देख लिया। तो सबको अब हमें क्या सोचना है, तो यहाँ इसकी जड़ कहाँ है, ये मेरा मेरा सवाल ये है कि हमको हमारे आयुष डॉक्टर्स का क्या होगा पैंडेमिक के समय, वो नहीं सोचना है कि भाई आप सिर्फ एलोपैथी एलोपैथी चलाते हो। पूरे देश का, पूरे समाज का क्या होने वाला है वो सोच के, पूरे समाज को साथ लेके, वो कब सोच, तो पूरा समाज कब साथ में आएगा। क्योंकि ये देखिए प्राइवेट ओनरशिप जब तक फार्मास्यूटिकल कंपनीज की रहेगी तब तक उनका वर्चस्व, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कब्जे में करके रखा है, रिसर्च, पॉलिटिशियंस, मीडिया, क्या बस ये तीन चीज अपने हाथ में है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप सिर्फ विरोध करोगे कि ये WHO ट्रीटी नहीं चाहिए, इतना बड़ा जैसे जापान में हुआ, मैं तो बोलती हूँ कि इतना बड़ा ही विरोध कर लो, रुका दो। अरे WHO ट्रीटी के बिना भी कर लिया था पूरा कोविड के समय। और हमारे देश के कुछ कानून है, इमरजेंसी वाले कानून आज भी इस देश में है, जो लगाकर
हमारे देश में कुछ भी, और बिना कानून पे के भी लगा दे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हमने देखा है। कोई कानून बिना भी बोले कि नहीं आपको यहाँ टेस्ट दिखाना है, हम कहाँ कौन से कानून के अंदर मांगते हैं। इतना समय नहीं है। अब समय जो है कि इसकी जड़ को पहुंचे। अगर ये डेवलप, हम इस स्थिति पर आ क्यों गए हैं, ये आए हैं उसका रीजन है कि ये 20-25 साल से, मैंने इतिहास बताया ना कि 25 साल से डब्ल्यूएचओ और सब सरकारों पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कब्जा बढ़ता जा रहा है। अब ये इन्होंने 25 साल में ये जो हालत लाई है, वह हम सिर्फ ये एक ट्रीटी, आप एक आज की और एक खबर बता दूं, आज ही आई है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 50 देशों के साथ करार कर लिया है कि उनके वहां पैंडेमिक आएगा तो वो किस तरह मदद करेंगे। अब मदद तो समझ गए आप, कि मदद करेंगे मतलब किस तरह उनकी टेस्ट, उन उनकी रिसर्च, उनके एक्सपर्ट, हाँ ये डब्ल्यूएचओ में ये भी है। अभी पहले कंपलसरी था, अब मांगने पर कि भाई आप मांगोगे तो दूसरे देश के एक्सपर्ट भी आ जाएंगे आपके देश में। और अरे हमारे देश में हमारे एक्सपर्ट नहीं पता करेंगे कि ये क्या है, और वो बाहर वाले आकर बोलेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है और क्या करना है। फिर वो अपनी दवाइयां, अपनी टेस्ट वो सब लाएंगे। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 50 देशों के साथ तो ये करार भी कर लिया कि भाई अब उन्होंने सोचा ये डब्ल्यूएचओ का करार हो नहीं हो उसके पहले हम तो कर लें, और उनका टारगेट है 100 कंट्रीज। तो जिस तरह पूरे 200 साल में पोर्चुगीज ने, ब्रिटिश ने, फ्रेंच पीपल ने कॉलोनीज बांट ली थी, उस तरह अभी ये हेल्थ के जरिए कि इस देश में मेरा राज रहेगा, मेरी दवाइयां जाएंगी, मेरा टेस्ट की किट्स जाएंगी। तो अमेरिका ने शुरू कर दिया आज से। अभी ये ट्रीटी या नो ट्रीटी के बिना ये सब शुरू हो गया है। हमें इससे लड़ने के लिए दूसरे 25 साल तक भी लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। ऐसी तैयारी करके अगर शुरू करेंगे, दिमाग में ये रख के, तो ये जो पूरा है उसको, और उसकी जड़ है हमारी जिंदगी के साथ जिसका पूरा नाता है, ये दवाई, दवाई का उत्पादन। फिर हाँ इसमें जाएगा जो भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है, क्योंकि पूरी मैं जो बात कर रही हूँ वो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को निजी हाथों से, और स्वास्थ्य व्यवस्था में मुख्य जरूर से ये दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं। आपको कोई लेना देना नहीं है, समझ लो कि भाई हम तो एलोपैथी से कोई लेना, मगर एलोपैथी तो हावी हो जाएगी ना आपके ऊपर कि आप कुछ भी करो आपको भी लेना पड़ेगा। ऐसा कानून आ जाए कि भाई नहीं अभी ये, क्योंकि अब तो डब्ल्यूएचओ आयुष में भी काम कर रही है, तो और उन्होंने उनके एक्सपर्ट, उनकी रिसर्च वो साबित कर देगी कि अब ये जो नया रोग आया है उसमें होम्योपैथी काम नहीं कर सकती। तो एक्सपर्ट तो मिल जाएंगे उनको, ऐसे पैसे का है। तो ये अब ये आयुष, ये एलोपैथी उसका सवाल नहीं है। लोगों की हालत क्या है वो देख के, हम भी है ना, हम भी लोगों में ही है। हम कोई किस तरह से ये निजी ओनरशिप, मालिकी दवाई की कंपनियों से, और धीरे धीरे करके उसी में से एक पूरा मैंने ड्राफ्ट बनाया है। वैसे जिनको भी चाहिए मैं ये ड्राफ्ट दे सकती हूँ कि किस तरह पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। उसमें मूल रूप से उसकी जो जड़ है कि ये इसकी मालिकी दवाई की कंपनियों की और पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की, बड़े बड़े हॉस्पिटल आज हावी हो गए हैं पूरे इसके ऊपर। दूर दूर तक जीपी को वो खरीद लेकर पेशेंट्स को बिन जरूरी टेस्ट, बिन जरूरी सर्जरीज, बिन जरूरी दवाइयां बिक रही है। ये अगर रोकना है तो इसमें से निजी मालिकाना हटाना पड़ेगा। वो किस तरह से होगा, मैं कुछ लोगों से तो होने वाला नहीं, हमें बहुत ज्यादा लोगों को, इस दुनिया में व्यवस्थाएं कैसे बदली हैं हमने देखा है कि हमें लोगों के पास जाकर, पहले तो सबसे पहले ये जो जितनी भी हमारे देश में कम से कम पब्लिक व्यवस्था अभी भी बची हुई है, तो ये जो आजकल मतलब पिछले 3-4 सालों में ज्यादा पब्लिक हॉस्पिटल्स पर पब्लिक का कंट्रोल, हर महीने आप मीटिंग करो, हमको बताओ कि इस हॉस्पिटल में क्या, हमको क्या चाहिए और ये सब लाओ। उसमें एक डिमांड हम ये भी तो रख सकते हैं कि आज ज्यादा कर पब्लिक हॉस्पिटल में एलोपैथी ही है।
उसके बदले हम हमारे देश की जो प्राचीन व्यवस्था है, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, ये सब चाहिए हमको। तो ये मतलब पब्लिक हॉस्पिटल, ये पब्लिक के पैसे से चलती है, उसके ऊपर पब्लिक का ही कंट्रोल होना चाहिए। ये हक स्थापित करना पड़ेगा। आप बिहार, मतलब ये बिहार से मुझे बुलाया है, बिहार में जयप्रकाश नारायण ने तो संपूर्ण क्रांति का जो आदेश दिया था, तो ये संपूर्ण क्रांति के बिना अब नहीं हो सकता। एक WHO ट्रीटी रोकना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हाँ जो होता है होने दो, नहीं, उससे उनको झटका, ये जो अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं जो पूरी दुनिया खरीद लेना चाह रही है, खरीद ली है काफी हद तक, उसको झटका तो देना ही है कि नहीं रोको, ये तो रोको। मगर वहां से हमें रुक नहीं जाना है। अगर रुक भी जाएगी, जैसे जापान में इतने बड़े ताकत में रैलियां हुआ है, कुछ तो रिएक्शन आएगा, बाकी सब कंट्रीज में भी रिएक्शन आने ही वाला है, ये तो मुझे पक्का दिख रहा है अब। तो जब ये हो रहा है तो वो तो रोकना है, ये अंतरराष्ट्रीय ताकतों को एक एक झटका देके। मगर पूरा अगर जड़ से इसको निकालना है तो हमें उनकी ये जो पैसे की ताकत है, किस तरह पहले पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हक जताना, उसके बाद ये बताना कि नहीं, आप ये पब्लिक सेक्टर, हमको सबको पता है, ये मेरा आखिरी है, कि पब्लिक सेक्टर किस तरह, जहां तक प्राइवेट और पब्लिक दो सेक्टर होते हैं, हमने देखा है टेलीकॉम में, हमने देखा है ऑयल में, कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को वीक कर देता है, उसको किस तरह बर्बाद करना है, उसको किस तरह से आगे नहीं बढ़ने देना है, वो सब पॉलिटिकल, सीधे नहीं सीधे, ऐसे कई तरीकों से वो सब करते हैं। तो ये तो रोकना, तो ये जब पहले पब्लिक सेक्टर पर हमारा हक जताना, वहां हमें क्या चाहिए वो बताना, और उसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर नहीं चाहते हैं क्योंकि वो रोक रहा है हमारे पब्लिक सेक्टर को। तो ये लड़ाई, जैसे मैंने बोला ना, 25 साल से ये ज्यादा हो रहा है। दूसरे 25 साल तक इस तरह लोगों को साथ में लेकर के आपको निजी पैसों से दवाई नहीं खरीदना है। पब्लिक सेक्टर में आप जाके मांगो, एलोपैथी मांगो, होम्योपैथी मांगो, आयुर्वेद मांगो, मगर आपको अपने पैसे से जो व्यवस्थाएं चल रही है उसमें उस पर हमारा, ये अगर हम कर पाएंगे तब ये बीमारी जड़ से जा सकती है, ऐसा हमारा मानना है। हम कुछ सवाल जवाब के लिए अ, अ, अब रुके हैं, ऐसा आपका क्या कहना है डॉक्टर साहनी? मैम अभी हमारे पास टाइम है, अभी अगर आप चाहेंगी तो आप अच्छा, मैंने स्टार्ट। सोचा कि आपको फिर ऐसा नहीं लगे कि मैं बोले ही जा रही हूँ नहीं नहीं और मैम, आप बोलिए। आपका बहुत अच्छा आपने बता रहे हैं। हाँ, तो तो आप। हाँ, हाँ। तो ये जो ड्राफ्ट है, मैं डेफिनेटली उसका हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, मैं अपने इसके ऊपर रखूंगी। तो उसमें मैंने ये कि देखो, एक तो जैसे ये पहले शुरुआत हम लोगों के साथ जाकर पब्लिक व्यवस्था में, उसमें हमारी ये डिमांड है ही, पहली डिमांड है कि हमको क्यों सिर्फ एलोपैथी मिले जब हम इस देश में, और क्यों एक पेशेंट को 10 जगह जाना पड़े, मुझे आयुर्वेद लेना है तो उस जगह जाना है, मुझे होम्योपैथी लेना है तो उस जगह जाना है, नहीं, वो एक ही जगह पर सब मिले वो। दूसरा, हर महीने एक पब्लिक मीटिंग, कोई छोटी से छोटी, हर मोहल्ला क्लिनिक बन जाएंगे, जो भी प्राइवेट छोटे छोटे, हमको वो आगे जाएगा। मगर अभी जो व्यवस्था है उसको हमें और ताकतवर बनाने के लिए, क्यों स्टाफ नहीं है, स्टाफ क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट, अगर मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस करके इतना तगड़ा कमाने को मिल रहा है तो मैं क्यों, तो हमेशा सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी रहती है, दूसरे स्टाफ की कमी रहती है, तो वो सब डिमांड, दवाई की कमी रहती है, दवाई का तो किस तरह से वहां सीधा हॉस्पिटल में आके और भी पहुंच जाती है, ये सब है। क्योंकि जब तक साथ में प्राइवेट व्यवस्था चालू रहेगी तब तक ये, इवन सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को किस तरह फार्मास्यूटिकल कंपनीज भ्रष्ट करके उनके पास से यही दवाई लिखो, ये टेस्ट करवाओ, वो करवाओ, वहां के टेस्ट बंद हो जाएंगे, सरकारी अस्पताल की सब लेबोरेटरी में आज ये यहाँ नहीं हो रहा है, ऐसा करो ना, यहाँ प्राइवेट में जाके करा लो, आज एक्सरे का मशीन बंद पड़ा है, ऐसा करो ना। जब तक प्राइवेट व्यवस्था चालू रहेगी, ये पूरा नेटवर्क चालू रहेगा, और इसके किस्से
बार बार आते रहते हैं। तो पब्लिक व्यवस्था, एक मीटिंग करो और हमको ये चाहिए, और ये व्यवस्था जो मैं नेशनलाइजेशन सोशलाइजेशन की बात करती हूँ, वह ऊपर से थोपा गया हुआ बैंक वाला या ऐसा नहीं होगा। ये हम लोगों के, मैंने बोला हर महीने मीटिंग करो, उसमें क्या चाहिए, लोगों की क्या डिमांड है, उसका बॉक्स रखो। आप बैंक में जाते हैं तो किस तरह से आपको एक फीडबैक दो, वो आता है एसएमएस। यहाँ हम या तो एसएमएस से या सीधे तरीके से लोग फीडबैक देंगे। वहां तक कि आज ये हकीकत है, मैंने देखा है सरकारी अस्पताल में लोग जैसे भीख मांगने आ रहे हो ना, उस तरह का व्यवहार सिस्टर से लेके डॉक्टर्स तक करते हैं उनके साथ। एक जैसे किस तरह आ गए हो तो हमका हमारे साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, वहां तक से लेकर लोगों का राज चलना चाहिए, ये डिमांड करके। ये जब हम नेशनलाइजेशन पाएंगे तो उसके ऊपर पैसा तो सरकार को ही देना है, टैक्स लेती है तो पैसा तो देना पड़ेगा। हर गरीब से गरीब व्यक्ति जीएसटी में टैक्स देती है। तो सिर्फ और एक पूरा एक जो पटना इकोनॉमिस्ट पटनायक है, उन लोग उन्होंने पूरा हिसाब किया है कि अगर सिर्फ 2 टैक्स लगाओ, किसके ऊपर, बहुत सुपर रिच, ये सुपर रिच की बात हो रही है, उनके ऊपर सिर्फ वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स लगाओ, तो हम पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, पूरे देश की एजुकेशन, ओल्ड एज पेंशन और दिव्यांगों की, इनका केयर कर सकते हैं। इतना पैसा इकट्ठा हो सकता है, इसका पूरा एक हिसाब है। ऐसे नहीं है कि ये हम बिल्कुल हवा में बात कर रहे हैं कि आप नेशनलाइजेशन कर दो और ये सब लोगों को मिलना चाहिए। ये हिसाब भी मौजूद है, तो ये लोगों को मिले, और उसके साथ साथ मूवमेंट में लोगों को पता चलेगा कि लोग की सरकार या ये सब मांगने पर भी क्यों नहीं मिल रहा है, कि साथ में प्राइवेट सेक्टर है। अच्छा, यहां तक इस ड्राफ्ट में मैंने लिखा है कि जो दवाई की कंपनियां हम एक बार नेशनलाइज कर देंगे, तो उस समय उसमें कौन काम करेगा, वो भी उसका, उसके ऊपर भी लोगों का, क्योंकि वहां से तो जड़ शुरू हुई है कि कौन उसमें किस तरह से काम करेंगे। कि लोग आजकल टीवी पर कितनी बिना वजह की बहसें चल रही है, उसके बदले उसमें जो भी, कि चलो भाई डॉक्टर माया तो बहुत अच्छी थी इसी के लिए लड़ती नहीं, अगर उसमें मैं अगर कोई पोजीशन पर हूं तो कौन सी दवाई क्यों हम ये ला रहे हैं, उसका टीवी पर पूरा देना पड़ेगा, वेबसाइट पर आजकल तो ये भी जरूर, पूरा उसका विश्लेषण करके लोगों, और जिसको भी उसके सामने बोलना है कहना है, उसका प्रावधान रहना चाहिए। ये सब हम कब पा सकते हैं, जब हम पूरे एक मूवमेंट से, एक लड़त से, एक लड़ाई करके लोगों के साथ मिलकर ये अगर पाते हैं। ऊपर से आया हुआ नेशनलाइजेशन जो सरकार चला है, ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए तो उसके हिसाब से क्यों होगा कि जैसा मैंने कोविड में बताया कि बिना ट्रायल की, या तो जिसमें कोई एफिकेसी न भी दिखी हो, ऐसी दवाइयां मंजूर हो जाती थी, वो नहीं होगा हमारे देश में। अभी तो कितने सारे जो सरकारी ढांचे में नहीं है, उसके बाहर रहकर पर इसकी पूरी स्टडीज करते हैं। ऐसे लोगों को पर टीवी पर बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। वो सिर्फ ट्वीट करते रहे, उससे तो कुछ होने वाला है, या एक आध बुक लिख के दे, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। होता जरूरी ये है कि ये और ये दोनों की चर्चा सुने, लोग उसके ऊपर तय करेंगे कि भाई हाँ ये सही बात कर रहे हैं लोगों के फायदे की, उनको बनाना चाहिए डायरेक्टर या उनको ऑफिसर बनाना चाहिए, और ये दवाई पास होगी नहीं हो, भले लगे कि ये नहीं मगर ये हो सकता है। मैं कैसे बताती हूँ, ये बायर कंपनी ने अभी, उन्होंने तो अपने पैसे बचाने के लिए किया है, मगर किस तरह वर्कर्स का कंट्रोल से अभी बायर कंट्री, मतलब उनके सजेशंस और उनके हिसाब, क्योंकि उनको ऑफिसर्स जो ज्यादा सैलरी वाले हैं उनको निकाल देना था, इसलिए अब पैसा बचाने के लिए उन्होंने वर्कर्स को बोला कि आप अब सजेशंस दोगे, ये करो। तो ये कहना, मैंने बोला ना, मैं तो गांव में जाती थी, मीटिंग लेती थी, छोटे से छोटे लोगों को पता होता है कि ये क्या है, इसके लिए कौन सी दवाई, अरे हमारे ये काढ़ा पी लेते थे, ये होता था, इतने साल तो हम इस तरह जी रहे थे, अभी ये कहाँ से नया आ गया। लोगों ने देखा कि कुछ नहीं होता था, और गांव की अस्पताल में तो कोविड वो वार्ड में, वो टीवी के डर से वार्ड बॉय और वो सब नहीं जाते थे, सगे संबंधी बिना मास्क के और बिना उसी के अपने सगे संबंधियों की
करते थे सेवा, और उनको कुछ नहीं होता था। ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो लोगों को जब सच्ची में पावर हम मूवमेंट को थ्रू दिलाएंगे, तो उनकी सेंस से ये स्वास्थ्य व्यवस्था, और हमारी तो मतलब ना सिर्फ आयुर्वेद, ना सिर्फ होम्योपैथी, मेरी दादी और नानी ने भी जो ज्ञान दिया है वो भी उतना ही जरूरी है। तो ये सब स्वास्थ्य ऐसी चीज है कि हम ये निजी हाथों में, जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए, अपना प्रॉफिट और अपनी, और प्रॉफिट के बाद फिर नंबर वन, मैं ये दुनिया में नंबर वन सबसे अमीर है, उसके बाद ये सब बचाने के लिए इनकी मति मारी जाती है। लोग साइकोपैथ बोलते हैं, मैं साइकोपैथ नहीं उनको बोलती हूँ। उनके लिए अब ये जरूरी हो गया है कि उनको अगर अपनी पोजीशन बनाए रखनी है तो उनको प्रॉफिट और करते ही रहने पड़ेगा। सीधे तरीके से नहीं हो रहा है, तो ये नया तरीका उन्होंने निकाला है कि किस तरह आपको डरा के आपको हेल्थ। वॉर इंडस्ट्री क्या है? आपको डराओ कि ये कंट्री आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, वो इंडस्ट्री काम कर रहा है, इसलिए आप और ज्यादा वेपन्स खरीदो। तो अभी वॉर और वेपन्स की जगह एक नया तरीका ढूंढ निकाला है कि किस तरह आपको डराया जा रहा है वायरस से, पैथोजन से, और किस तरह वो आपकी बेसिक हेल्थ सुधार के नहीं, मगर किसी वैक्सीन, किसी या और उसके पीछे भागना है। अरे लाखों करोड़ों वायरस है, किसके पीछे भागोगे आप? अपनी हेल्थ सुधारो, आप वायरस आपके पास घूमता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। तो ये पॉजिटिव सेंस कब आ सकती है? जब प्रॉफिट का इस दुनिया में से हम, हमारे इस सेक्टर में से प्रॉफिट नाम की चीज नहीं रहनी चाहिए। ये जब हम ला सकें, और लंबी लड़त के बाद, लंबी लड़ाई करनी है, मैं डेफिनेटली इसको लड़ाई ही बोलूंगी, क्योंकि बहुत बड़ी ताकतों से हमें ये करना है, लोगों को साथ लेना है। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छा इंसाइट दिया है और मुझे लगता है कि इस पर बहुत ही चिंतन का विषय है, इस पर मंथन करने की भी आवश्यकता है। और आप बहुत ही जो रेलिवेंट है अभी के समय में, जो हम लोग समाज में देख रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा मुद्दा आपने जो उठाया है, मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए बहुत ही आवश्यक होगा कि सब लोग इस पर थोड़ा सा विचार करें। क्योंकि आज हम लोग के मीटिंग में आपने पहली बार इसको एड्रेस किया है, तो हम लोग इस पर एक, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अगला मीटिंग फिर आपसे रखेंगे, जो कि लोग आपके जो आज की बात सुने तो इसके आधार पर वो अपना कुछ ओपिनियन बना पाए, क्योंकि इमीडिएटली कुछ ओपिनियन बना पाना सही नहीं होता है। तो इससे अच्छा रहेगा कि हम लोग इस मुद्दा को फिर और पकड़ेंगे और हम आपसे मैं बात कर लूंगा कि आप अगले कौन सा मीटिंग में हम लोग के साथ में साथ आ सकती हैं। तो इस पर हम लोग फिर एक बार चर्चा करेंगे, इसी विषय को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वैसे यह विषय बहुत ही रेलिवेंट है और हम सबों के लिए सचेत होने का जरूरत है ना। एक WHO एक तरह से हम लोगों के ऊपर में फिर से ब्रिटिश रूल जैसा लाना चाहता है, जो एक बार इंडिया में हो चुका है। तो ऐसा हमारे पास में नहीं हो, इससे हम लोग अपनी स्वतंत्रता को खो ना बैठे, ये हमारा भी सोच है। और मैं समझता हूँ कि हर एक भारतीय, चाहे वो प्रैक्टिशनर है या नहीं है, तो उनके विषय में तो मन में तो यही तो होता है कि हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता के ऊपर में बाहर से किसी की तरह की ठोकना नहीं पड़ेगा। हम आंतरिक बात आपसी बातों में हम लोग उलझ सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग आकर के हमारे ऊपर में डोमिनेट करें, ये मैं समझता हूँ कि कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और ये स्वीकार करने का मतलब है कि आप पुनः आप एक कैप्टिवेट हो रहे हैं और पुनः आप एक क्या कहते हैं, जो जो ब्रिटिश रूल हुआ था उसी तरह से होता है। क्योंकि इंडिया का हिस्ट्री भी ऐसा ही रहा है कि बार बार हम लोग के ऊपर में बाहर के लोग आते हैं और हम लोगों को कैप्चर कर लेते हैं अपना, और बहुत सालों साल तक, अब कितने साल तक उन्होंने राज्य किया, मुस्लिम आए वो भी कितने साल तक राज्य किया। ये एक बहुत बड़ा विषय है और आपने इसको मेडिकल के साथ में जोड़ा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेडिकल जो इन्वायरमेंट है ये भी बहुत तरह से कॉम्प्लिकेटेड है। हम पहले तो अपने आप को कई एक सिस्टम में बांट लिया है ना, कई एक है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, व्हाई नॉट वन मेडिसिन। कहीं न कहीं पर हमारे पास में इस पर एक चिंतन करने का विषय है और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, जैसे पूरा
सबसे प्राचीन भारत में एक आयुर्वेद हुआ करता था, एक ही सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, तो उस समय भी तो लोग काम कर ही रहे थे। तो मैं अब ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैडम, क्योंकि हमारे नेक्स्ट जो इंग्लिश सेशन है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि समय समाप्त हो चुका है। मैं आपको इस मीटिंग में आने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं मैं एक आखिरी सेंटेंस बोल दूं कि ये जो मैंने ड्राफ्ट वो मैं रखूंगी अपने ग्रुप पर भी। उस ड्राफ्ट में जो आपने लास्ट चीज बताई ना कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सभी विद्यार्थियों को सभी आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी सबका एक एक विषय तो कम से कम उसका बेसिक नॉलेज देना चाहिए। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। तो हम लोग इसके साथ में आज का मीटिंग को समाप्त करते हैं और मीटिंग हैंड ओवर करेंगे हम लोग डॉक्टर मनोज जी को, जो कि होस्ट हैं अगले इंग्लिश सेशन के लिए। और मैडम मैं आपसे बात करके एक अलग सेशन के लिए आपसे बात कर लूँगा, हिंदी सेशन के लिए। तो आपको यहाँ इस मीटिंग में आने के लिए आपको धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा हम लोग को हाईलाइट किया। नाउ द मीटिंग इज क्लोज एंड डॉक्टर धनेश, डॉक्टर मनोज विल, दीपमाला जी आपको इसको। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं लास्ट में भी एक सेंटेंस बोलना चाहूंगी कि हमें अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहिए।